हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरीबा जीनियस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम हेयर टू डिस्कस बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड दिस इज द सीरीज ऑफ 300 प्लस क्वेश्चन एंड these question will be sufficient for your DFCCI exam. Okay, this is my introduction. I am Neetu Barnawal. I have done BTech in Electronics and Communication branch. I have qualified various government written exams like RRB JEE, SSC CGL, Intelligence Bureau, SSC Post Selection and other railway exams. Okay, so join my Telegram channel okay for the daily quizzes and अगर आपके कोई पर्सनल डाउट्स है, पर्सनल क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं. ओके, सो बी रेगुलर, अटेंड ऑल द लेक्चर्स, मेक notes and revise every weekends. So without wasting the time, let's start the class. So deficiency of vitamin D causes बेरीबेरी, सकरवी, क्वाशियोरकर और रिकेट्स. सो बेरीबेरी जो होता है वो बेसिकली विटामिन बी के डिफिशियंसी से होता है. ओके, सकरवी जो होता है वो बेसिकली विटामिन सी के डिफिशियंसी से होता है. क्वाशियोरकर जो होता है वो प्रोटीन के डिफिशियंसी से होता है. सो बेसिकली रिकेट्स ही ऐसा है, रिकेट्स मतलब सूखा रोग. ये एक ऐसा रोग है जो कि किसकी वजह से होता है, ये बेसिकली जो होता है वो बोन्स में हो जाता है. रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. सी दिस, नॉर्मल बोन्स आपके इस तरह से होंगे बट जब रिकेट्स हो जाता है तो बोन्स में डिसऑर्डर हो जाता है, या तो इस तरह से या इस तरह के डिसऑर्डर या इस तरह के डिसऑर्डर को देखने को मिलता है. ओके, सो आपको चारों याद रखना है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है. बेरी बी से स्टार्ट होता है तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से. सकरवी जो है वो ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से. और रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वाज प्रपोज्ड बाय. सो बेसिकली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, सी दिस, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है. ये फर्स्ट टाइम जो प्रपोज किया गया था वो वॉटसन और क्रीक के द्वारा प्रपोज किया गया था. ओके, वॉटसन और क्रीक ने बताया था कि जो है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. ओके, एंड वॉटसन, क्रीक और विल्किंसन, इन तीनों को मिलाकर नोबेल प्राइज मिला था इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए. और आइंस्टाइन ने इस बात की पुष्टि की थी. तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि आइंस्टाइन ने अगर खोजा था या प्रपोज किया था तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि आइंस्टाइन ने इसको सिर्फ पुष्टि की थी, मतलब वेरीफाई किया था. तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा वॉटसन एंड क्रीक. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आप सबका डिमांड था कि हिंदी में भी क्वेश्चन लाइए, हिंदी में भी क्वेश्चन लाइए, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन हिंदी में भी रखी हूँ और इंग्लिश में भी रखी हूँ. और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा. ठीक है, सो डीएनए अणु का दोहरा कुंडलित मॉडल जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, वॉटसन और क्रीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन द थाई ऑफ ह्यूमन बॉडी. सो अगर ह्यूमन थाई की बात की जाए तो उसमें सबसे लंबी हड्डी जो है वो कौन सी है. लंबी हड्डी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे लंबी हड्डी होती है बॉडी की, इसको बोला जाता है फीमर. और यहाँ पे है फिबुला. ठीक है, सो फिबुला तो लंबे नहीं है, ये जो फीमर है वो सबसे लंबी बोन है. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ठीक है, और अगर शॉर्टेस्ट बोन की बात की जाए तो शॉर्टेस्ट बोन जो होती है वो स्टेपीज होती है. ठीक है, स्टेपीज जो होता है वो कान में होता है और ये बहुत छोटी वाली बोन होती है. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बोन्स की तो एक जो बच्चा होता है, बच्चे में 300 बोन्स पाया जाता है. कितना बोन्स पाया जाता है, 300. ओके, और 300 जब वो एडल्ट हो जाता है तो ये 300 बोन्स जो है वो रिड्यूस होकर कितने बन जाते हैं, 206 बोन्स बन जाते हैं. तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि एडल्ट में कितने बोन्स होते हैं, बच्चे में कितने बोन्स होते हैं, ये आपको देखने के लिए मिल सकता है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय ग्लूकोमा. सो बेसिकली ग्लूकोमा की अगर बात करें तो ये आइज में होता है और ये एक हेरिडिटी डिसीज है. कैसी डिसीज है, जेनेटिकली, मतलब एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जब भी ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट होता है ना, ब्लड प्रेशर, तो आइज में भी प्रेशर पड़ता है और आइज में पेन होने लगता है. इसमें ऑप्टिक नर्व जो है वो बेसिकली डैमेज हो जाती है. ऑप्टिक नर्व को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है. तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इन द बॉडी आर ब्लड सेल प्रोड्यूस. अगर मैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात करूँ, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा जो होता है उसमें जो है ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं. ओके, तो हम कह सकते हैं कि ब्लड सेल्स जो है वो बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है. और एक बात और याद रखना, जो आरबीसी होती है ना उसका जो लाइफ होता है वो कितना होता है, 120 डेज का होता है. 120 दिन तक ये जीवित रहता है. ठीक है, और उसके बाद जो है मर जाता है और कहाँ चला जाता है, स्प्लीन में चला जाता है, यानी प्लीहा में चला जाता है. इसीलिए प्लीहा को यानी स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स बोलते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स. सारे एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्लड सेल कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो बोन मैरो में. अगर लाइफ स्पैन पूछी जाए आरबीसी की तो कितनी हो जाएगी, 120 डेज हो जाएगी. और डाई होने के बाद यानी मरने के बाद कहाँ चला जाता है, तो स्प्लीन में चला जाता है. स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स. ओके,
सो ये आपका हिंदी में हो गया। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट सीरीज। ओके, सो मेरी लाइफ में टेक्स्ट बुक का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। जो मैंने एग्जाम्स क्रैक किया है वो टेक्स्ट बुक के कारण ही किया है। पहले मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ती थी और टेस्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती थी, तो उससे मेरा एग्जाम में कोई क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था। फिर धीरे धीरे मैं टेस्ट की तरफ बढ़ने लगी, मैं थ्योरी भी पढ़ती थी और साथ साथ में टेस्ट भी देती थी, और इससे क्या हुआ, टेस्ट देने से मैं 3 या 4 महीने में ही एग्जाम को क्रैक कर पाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेक्स्ट बुक की, तो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा, मेमोरी बेस्ड पेपर भी आपको मिल जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इसमें DFCCIL भी है, रेलवे ग्रुप डी का भी है, DFCCIL के जितने भी पोस्ट के एग्जाम्स हैं उसमें ये सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। ओके, सो आपको एक वीक में कम से कम 3 टेस्ट तो मिनिमम देने हैं, और आप अपना स्कोर जो है यहाँ पे कमेंट में शेयर कर सकते हैं या पर्सनल टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, टेस्ट देने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना भूलना नहीं है। एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि टेस्ट देना। अगर आप टेस्ट दिए और फिर उसको भूल गए तो कोई मतलब नहीं है। टेस्ट देना है, उसके बाद आपको उसको एनालिसिस करना है कि आपके कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ आप सही कर रहे हैं। और इस टेस्ट में बेनिफिट ये है कि आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। कोई भी एग्जाम जिसके लिए आप, चाहे वो SSC हो, FCAT हो या फिर रेलवे हो, आप किसी की भी बात करें, बैंकिंग की बात करें, सारे टेस्ट इसमें अवेलेबल होते हैं। ओके, इसमें 2015, 16, 17, 18 सबका पेपर अवेलेबल है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसमें ना आपको डेली क्विज भी मिलता है। ठीक है, डेली क्विज में क्या होता है कि आप 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं 10 मिनट के, और आपको अटेम्प्ट करना होता है, और फिर आपका ऑल इंडिया रैंक भी पता चलता है। ये बताता है कि आप ऑल इंडिया कितने स्टूडेंट में कहाँ लाई करते हैं। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो बिना किसी देर के आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास ले लीजिए, जो बेसिकली 299 रुपीज़ का है। ओके, और आपको क्या करना है, कोड अप्लाई करना है AG10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे 340 प्लस एग्जाम्स और 19,000 प्लस मॉक टेस्ट है। सो मॉक टेस्ट दीजिए और अपने इम्प्रूव कीजिए अपने परफॉर्मेंस को। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एस्टिग्मेटिज्म इज अ डिसीज विच अफेक्ट्स हार्ट, लेग्स, आईज और ईयर्स। अब मैं आपको एक बार डिसीज़ का नाम ही बता देती हूँ, जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले आता है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। फिर आता है हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। फिर आता है प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। फिर आता है एस्टिग्माटिज्म, जिसकी बात अभी हो रही है। उसके बाद आता है कैटरैक्ट, कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद। और उसके बाद आता है ग्लूकोमा। सो ये सारे डिसीज़ जो है वो किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर मैं एस्टिग्माटिज्म की बातें करें तो इसमें जो है कॉर्निया का शेप जो है वो इरेगुलर हो जाता है। ओके, और आइज जो है वो लाइट पे फोकस नहीं कर पाती है, और फोकस नहीं करने की वजह से जो विजन होता है वो ब्लर होता है, यानी आंखों से ब्लर दिखता है। ठीक है, तो एस्टिग्माटिज्म किससे रिलेटेड हो जाएगा, आंखों से रिलेटेड हो जाएगा। हिंदी में भी इसको एस्टिग्माटिज्म ही बोलते हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश में परेशान मत हुए, क्योंकि एस्टिग्माटिज्म ही यहाँ पे हिंदी में आया है और ये आंख से रिलेटेड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु सजेस्टेड द 4 मेन ग्रुप्स ऑफ ब्लड। ओके, सो फिर 4 मेन ग्रुप्स, अगर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं ना जब भी, तो ये जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर मैं लुईस पास्चर की बात करती हूँ तो लुईस पास्चर ने सबसे पहले वायरस के बारे में बताया था, बट इन्होंने नाम नहीं दिया था बस कि वायरस इसको बोलते हैं बस, लेकिन उन्होंने डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, जेम्स चैडविक के बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ओके, और अगर मैं रोनाल्ड रॉस की बात करूँ तो रोनाल्ड रॉस जो है वो बेसिकली क्या है, रोनाल्ड रॉस जो है इन्होंने मलेरिया के बारे में बताया था कि मलेरिया जो है वो मच्छर से होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एडिपोज टिश्यू स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एड्रेनल और फैट। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। ओके, एनर्जी के रूप में एडिपोज टिश्यू एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी किस रूप में, फैट में, जिसको लिपिड्स भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे लिपिड्स में और फैट में। लिपिड्स और फैट्स एक ही चीज़ है, और ये बेसिकली फैट को स्टोर करता है। फैट का हिंदी में वसा बोलते हैं। ठीक है, एडिपोज को एडिपोस ही बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में कंफ्यूज ना हो। ओके, सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कैराटिन, क्यूटिन, एपिडर्मिस और डर्मिस। कैराटिन जो है ना वो हेयर से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एक बार रेलवे में आ चुका है कि हेयर ट्रीटमेंट में कौन सा चीज़ यूज़ होता है, तो वो कैराटिन होगा। ठीक है, तो आंसर तो अभी कैराटिन नहीं होने वाला है, ये बस हेयर से रिलेटेड है। अगर मैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस, दैट इज ऑप्शन सी। सी दिस, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, इसके अंदर होता है डर्मिस, और सबसे लोअर लेयर जो होता है वो हाइपोडर्मिस होता है। ठीक है, तो आउटर लेयर में आप डर्मिस और एपिडर्मिस में कंफ्यूज नहीं होंगे। आंसर आपका ऑप्शन सी एपिडर्मिस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में
दैस इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए। सो एक्टिव फॉर्म का मतलब है बेसिकली विटामिन ए का ये है रेटिनॉल। ओके, सो ए जो है विटामिन ए, उसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, बी जो है उसमें ढेर सारा होता है, B1 B2 B12 बहुत कुछ होता है, बट B1 को जो है वो थायामीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायामीन बोलते हैं। विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है, अस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी जो है उसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ओके, सो आप बता दीजिएगा अगर आपको विटामिन और डेफिशिएंसी से रिलेटेड अगर एक क्लास चाहिए होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप कमेंट कर देना कि हाँ हमें विटामिन और डेफिशिएंसी से रिलेटेड एक क्लास चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है घुमा फिरा के कि विटामिन ए क्या होता है, उसका केमिकल नेम क्या है, उससे कौन सी डिसीज हो जाती है, कौन से फूड खाने चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनियन एंड गार्लिक आर द एग्जाम्पल ऑफ। अनियन और गार्लिक किस चीज़ के एग्जाम्पल है? बल्ब, स्टेम ट्यूबर, राइजोम और कॉर्म। बेसिकली अनियन एंड गार्लिक जो है वो बल्ब का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे बल्ब से क्या मतलब है? अनियन बल्ब का मतलब है कि अंडरग्राउंड स्टेम सराउंडेड बाय फ्लेसी मॉडिफाइड लीव्स। ये बेसिकली क्या होता है? अंडरग्राउंड होता है, और इसमें क्या होते हैं? प्याज में क्या होता है? बेसिकली पत्ते ही तो होते हैं, फ्लैशी पत्ते होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर पत्ते, लेयरिंग की हुई रहती है। ठीक है, तो ये बेसिकली अनियन और गार्लिक जो है वो किसके कैटेगरी में आएंगे? बल्ब की कैटेगरी में आएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अस्कॉर्बिक एसिड, ये अभी मैंने आपको बताया कि अस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं? ये विटामिन सी से रिलेटेड है। ठीक है, विटामिन सी जो है उसमें क्या होता है? अस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये किसमें पाया जाता है? खट्टे फ्रूट्स में, यानी ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है? विटामिन सी होता है, और ये सकरवी से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या हो जाता है? सकरवी रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्निवोरस प्लांट। ओके, सो पीचर प्लांट, ऑल ऑफ द अबव, सनड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप। आइए देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, देख रहे हैं कितनी खूबसूरत भी लग रहा है और डेंजरस भी लग रहा है। सो सनड्यू एंड पीचर प्लांट, सो ये तीनों जो है वो कार्निवोरस है। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी प्लांट है। ये जो है इंसेक्ट्स वगैरह को खा जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। ये तीनों पीचर प्लांट, सनड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप सब जो है वो कार्निवोरस प्लांट है, यानी मांसाहारी प्लांट है। ओके, नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया कंटेन्स। सो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो क्या है? उसमें गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम है, थाइलाकॉइड है और माइटोकॉन्ड्रिया है। आइए देखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को। सी दिस साइनोबैक्टीरिया बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। सो इसमें क्या पाया जाता है? देखो, कार्बोक्सीसोम है, और यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पाया जाता है। ओके, सो बैक्टीरिया की अगर मैं बात करती हूँ तो ये प्रोकार्योटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकार्योटिक, यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और सेल में न्यूक्लियस होता है, और उसी में गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। पर इसमें तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो इसमें ये तीनों चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट इज द हार्मोन थायरोक्सिन इज कॉमनली नोन एज TSH, PTH, T4 और T3। बेसिकली जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड से रिलीज होता है। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? थायराइड ग्लैंड यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेक में प्रेजेंट होता है, और इसमें 4 एटम ऑफ आयोडीन इन्वॉल्व होता है। 4 एटम ऑफ आयोडीन इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? T4 बोला जाता है। ओके ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, फिशेज हैव डैश चैम्बर हार्ट। ओके, और मैंने इसके सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन किए थे कि किसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, किसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है और किसमें 2 चैम्बर होता है। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, और ऑप्शन भी एक्सप्लेन करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, आप जितना एक्सप्लेन करेंगे ऑप्शन को उतना ही आपको चीज़ें याद रहने वाली है। ओके, सो आई जस्ट वॉन्ट टू से विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल। सो मैं कहना चाहती हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि आज आप पढ़ लिए 10 घंटे, और कल आप बिल्कुल, आज आप 10 घंटे पढ़ लिए, कल आप जो है वो 1 घंटे पढ़े, और परसों आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, तो इस तरह से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आप 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप ईच डे जो है हर दिन आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे आप उसको 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, डिसिप्लिन मैटर करता है। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। हर एक लेक्चर को आपको अटेंड करना है, नोट्स बनाना है, और नोट्स को वीकेंड में रिवाइज करना है। जैसे संडे है तो संडे में अगर आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द क्लास। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।